जो तबलीगी जमात को फंडिंग आती है उसका क्या सोर्स है वो उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पैसों से कहीं ना कहीं मिसयूज करके इसको धर्मांतरण में यूज कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं में यूज कर रहे हैं और ऐसे लोगों के समर्थन में यूज कर रहे हैं जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। इस सर देखा गया है कि बहुत सारे कंट्रीज में जो है ये तबलीगी जमात बैन है। भारत में क्यों ये चालू है? तबलीगी जमात, उसके ऊपर ना जाने देश में कितने सारे आरोप लगे, उसके खिलाफ जो है अब सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुआ है। पूरा जो है देख रेख कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विशाल सिंह। जानेंगे कि सर कैसे देखते इस पूरे मामले को, क्या वजह रही कि देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि जे देश में जितनी भी असंवैधानिक घटनाएं घट रही थी उसमें कहीं ना कहीं तबलीगी जमात का नाम आ रहा था और उसमें तमाम ऐसे प्रवक्ता और उलेमा भी उसमें शामिल थे जो बार बार इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिलवा रहे थे। अभी हमने देखा कि कैसे जलालुद्दीन भी पकड़े गए, दिल्ली बम ब्लास्ट भी हुआ, उसके बाद जो लखनऊ में एक मॉड्यूल पकड़ा गया जिसको कि कहीं ना कहीं मीडिया की तरफ बाद में दबा दिया गया, लेकिन उसको जनता के सामने उजागर करना चाहिए था कि वो लोग कहां से फंडिंग पाते हैं और वो किसके द्वारा फंडेड हैं कि यहां पर इतनी ज़्यादा संख्या में अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं और बार बार ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो धर्मांतरण कराते हैं, जो आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित रहते हैं, जो रेसिन नामक ऐसे विषैले पदार्थ बनाते हैं जो गुजरात में पकड़ा गया था, और इन लोगों का खुलकर समर्थन करते हैं। और ऐसे भी तमाम लोग हैं जो धर्म के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को लूटने का भी काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से। तो जो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसमें मांग की गई है कि जो तबलीगी जमात को फंडिंग आती है उसका क्या सोर्स है वो उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पैसों से कहीं ना कहीं मिसयूज करके इसको धर्मांतरण में यूज कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाओं में यूज कर रहे हैं और ऐसे लोगों के समर्थन में यूज कर रहे हैं जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अच्छा निर्णय देगी और ये हर नागरिक का अधिकार है कि देश में जितने भी संगठन चल रहे हैं उनसे वो पूछ सकते हैं कि इनके पास जो फंडिंग आती है या इनके द्वारा जो बयान दिए गए हैं या इनके द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है उसके लिए कौन जवाबदेही होगा, उसकी जवाबदेही तय करने का काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट करेगी। सर देखा गया है कि बहुत सारे कंट्रीज में जो है ये तबलीगी जमात बैन है। भारत में क्यों ये चालू है? देखिए, तबलीगी जमात जब 1926 में इस्टेब्लिश हुआ तो उसका मेन कारण था कि जो RSS एक पार्टी बनी थी जो हिंदुओं की बातों को आगे रखने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, और 1926 में जब तबलीगी जमात बना था कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन था और उनका मेन काम था कि मुस्लिम धर्म के ऐसे लोगों को, कट्टर लोगों को आगे बढ़ाएं जिससे कि देश में अराजकता फैले। और उसका एक छोटा रूप हमें 1947 में देखने को मिला जब देश धर्म के नाम पर बटा, लेकिन तब भी उसके कुछ ऐसे संगठन के कार्यकर्ता थे जो भारत में रह गए और उसे तब से अभी तक चला रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिकता वही 1926 वाली है, वही 1947 वाली है जो धर्म के नाम पर इस देश में फिर से बंटवारा करना चाहते हैं। 1947 में सारे संवैधानिक मूल्यों को मानते हुए, बहुत बड़े बड़े संविधानविद को सुनते हुए इस देश में धार्मिक आधार पर बंटवारा हो चुका था। अब जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, चूंकि भारत का संविधान सेकुलर है, रहना भी चाहिए सभी धर्मों के लोगों को, लेकिन यहीं पर रह के यहीं को काटने छाटने की बात करेंगे तो ये संभव नहीं है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले कई लोगों के बेल एप्लीकेशन को सुन रहा था जिसमें 2020 के दंगे के लोगों के बेल एप्लीकेशन को भी सुनते हुए खारिज कर दिया था, जिसमें साफ साफ ऑन कैमरा लोग कह रहे हैं कि हम असम को काट के अलग कर लेंगे, 10 लाख लोग रहेंगे, अगर इस साथ खड़े हो जाएंगे तो असम भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। कभी कोई कहेगा कश्मीर को हम काट के अलग कर देंगे, कभी कोई गुजरात को काट के अलग करेगा, कोई पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में मिलाना चाहता है। तो इस तरीके से देश नहीं चलेगा। अगर संविधान हमारे मूल्यों के लिए जरूरी है तो उतना ही जरूरी हमारे 4 फाउंडर जो रहे हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने 552 रियासतों को एक किया, उनकी सोच भी है और ऐसे सोच को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमें सभी धर्मों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन भारत का कोई भाग हमसे अलग ना हो पाए यह भी ध्यान देना होगा। अभी हम देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कि कोई लीगल आइडेंटिटी भारत का नहीं है, जो एक देश से डिपोर्ट किया जा रहा है, वो कहता है कि हम काकरोच जनता पार्टी बनाकर यहाँ पर रिवॉल्यूशन करेंगे। रिवॉल्यूशन की जरूरत भारत में नहीं है, मिडिल ईस्ट में है। आप लोग वहीं चले जाइए और जिसको जिसको लग रहा है कि भारत में खतरा है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे कोई भी हो, उनको यह देश छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति है, सब लोग शांति तरीके से रह रहे हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि यहाँ शांति फैले। सर लगातार भारत में जो है कई एक सारे नारे लगते रहे हैं, भारत टुकड़े टुकड़े होंगे,
इस गैंग के ऊपर जो आरोप है ये जी देखिए, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19(1) में, उसके कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को सबको मानना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी आपको अधिकार दिए गए हैं वहाँ कर्तव्य भी बताए गए हैं। राइट है तो ड्यूटी है, और ड्यूटी को भी मानना चाहिए। अगर आप देश को तोड़ने के लिए कोई बयान देते हैं तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं माना जाएगा। अगर कोई कहेगा कि अफजल हम शर्मिंदा है तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं माना जाएगा। अगर कोई कहेगा कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना ही हमारी सोच है और इसे हम करके रहेंगे तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं माना जाएगा। अगर कोई कहेगा कि सेवन सिस्टर को हम अलग कर देंगे तो उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं माना जाएगा। ये हेट स्पीच के अंतर्गत आता है, और यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रवचन भी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट में कहा है कि अगर मोरालिटी के अगेंस्ट, हेल्थ के अगेंस्ट, सॉवरिनिटी के अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कोई बयान देता है तो उस बयान को हेट स्पीच माना जाएगा, और उसे देश में दंगा भड़काने के लिए, आपसी सौहार्द बितान खराब करने के लिए जेल भी हो सकता है। जेल हो सकता है। सिमरन गुप्ता जी के द्वारा जो है इस PIL को फाइल किया गया है। जी, सिमरन जी हमारे पास आए थे, हम लोगों की बात पहले भी चल रही थी। हालांकि इन्होंने कई सारे PIL फाइल किए हैं, देश के लिए कई सारे रीट भी लगाए हैं, कई सारे केसेस में इनको सफलता भी मिली है। लेकिन ये जो मुद्दा था, ये पूरे देश को कहीं ना कहीं कुंठित करने वाला मुद्दा था। इसके लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी थी। मैं बहुत खुश हूँ कि समाज से कोई ऐसा वर्ग आता है। इसके पहले जिल्लत अंसारी नाम के एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने वंदे मातरम के ऊपर PIL हमारे ही द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करवाया था। आगे चलकर उनको उसमें जीत भी मिली थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एंड होम अफेयर्स ने साफ साफ उसमें कह दिया कि जितने भी सरकारी संस्थानें हैं वंदे मातरम के पूरे भाग को गाया जाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस वाले केस में भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि ये मांग गलत नहीं है। अगर आप सही संगठन हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वो रिकॉर्ड दीजिए कि कहाँ से आपके फंड आ रहे हैं, आपसे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, आपकी संख्या कितनी है, आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, इस फंड का आप उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, और इसका टैक्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, कितने मदरसे चल रहे हैं, कितनी मुस्लिम महिलाओं का आपने फिर फ्री में जो है बाबा वाला मामला भी बीते। जी, छांगुर बाबा जो जलालुद्दीन नाम के गुंडा में जो पकड़े गए थे, 1500 से ज़्यादा हिंदू महिलाओं को उन्होंने कन्वर्ट करा के पैसे के दम पे अपने धर्म में शामिल कर लिया। बाद में लोग निकलने, अभी हमने देखा कि एक जिम चलाने वाला जिम संचालक फोटो वीडियो रिकॉर्ड करता था हिंदू लड़कियों की, और बाद में उसे कन्वर्ट कराने की कोशिश करता था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो खुल के सामने आई। लेकिन मुझे तो थोड़ा सा इस बात का दुख है कि 140 करोड़ की जनता में से 1-2 लोग ही सामने आते हैं और देश के लिए हमेशा मर मिटने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को तो हमेशा सामने आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ कल अगर दूसरे के यहाँ हो रही है तो आज आपके यहाँ भी हो सकती है। सबको ये सोचना चाहिए। ठीक है सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने सुने, अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विशाल सिंह थे। इन्होंने जिस तरीके से तबलीगी जमात को बैन करने के लेकर के PIL फाइल किया है, अब जो भी आगे आता है फैसला वो आगे बातचीत करने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।